हाइगेंस का सिद्धांत पढ़ रहे थे। हाइगेंस ने बताया था कि प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में चलता है, तरंग के रूप में संचरित होता है। प्रकाश तरंग के रूप में संचरित होता है और प्रकाश जो है स्रोत से निकलकर एक स्रोत से उत्सर्जित होता है, उसके बाद सभी संभव दिशाओं में प्रकाश के वेग से चलता है। और इन्होंने बताया था कि प्रकाश को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए इन्होंने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की परिकल्पना की कि हर जगह सर्वव्यापी माध्यम ईथर विद्यमान है और ये जो माध्यम है ईथर ये भारहीन है। ठीक है, ये भारहीन है तथा ये प्रत्येक पदार्थ में प्रवेश कर सकता है। ये जो भारहीन माध्यम है ईथर ये प्रत्येक पदार्थ में प्रवेश कर सकता है। प्रत्येक पदार्थ में प्रवेश कर सकता है तथा इसका घनत्व बहुत कम व प्रत्यास्थता बहुत अधिक है। प्रत्यास्था बहुत अधिक है। इन्होंने क्या बताया कि यह प्रत्येक पदार्थ में प्रवेश कर सकता है और इनका घनत्व बहुत कम तथा प्रत्यास्था बहुत अधिक है। इसी कारण प्रकाश तरंगे ईथर में बहुत अधिक वेग से चलती है, क्योंकि तरंग का वेग बराबर क्या होता है v इज इक्वल टू √e/d, जहां पे e क्या है प्रत्यास्था है और d क्या है घनत्व है। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया था कि जब ये प्रकाश तरंगे परावर्तित होकर हमारी आंख की रेटिना पर पड़ती है तो हमें वस्तु दिखाई देती है। ठीक है, और इन्होंने बताया था कि अलग अलग रंगों की प्रकाश तरंगों की लंबाइयां अलग अलग होती है। ठीक है, तो हाइगेंस के सिद्धांत को, प्रकाश की तरह चलने के सिद्धांत को, ठीक है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसी सिद्धांत के आधार पर प्रकाश व ध्वनि तरंगे संचरित होती हैं। ठीक है, तो हाइगेंस के सिद्धांत को द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, हाइगेंस ने तरंगों के संचरण के लिए कुछ परिकल्पनाएं दी। इन्होंने क्या बताया था कि जब माध्यम में कोई तरंग उत्पन्न की जाती है, ठीक है, जब माध्यम में कोई तरंग उत्पन्न की जाती है, माध्यम में जब माध्यम में कोई तरंग उत्पन्न की जाती है, माध्यम में कोई तरंग उत्पन्न की जाती है, ठीक है, तो माध्यम के सभी कण कंपन करने लगते हैं। तो सभी कण जो है इसके सभी कण कंपन करने लगते हैं। ठीक है, तो सभी कण कंपन करने लगते हैं और ये सभी कण हमने क्या बताया था एक ही कला में कंपन करते हैं, एक ही कला में कंपन करते हैं। तो एक ही कला में कंपन करने वाले तरंगों का बिंदुपथ तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है, एक ही कला में कंपन करते हैं और एक ही कला में कंपन करने वाले कणों का जो बिंदुपथ होता है वो तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है, उसे हम तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है, तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, तरंगाग्र जैसे आगे पढ़ेगा अभी तुरंत, तो इस पे जो कण होते हैं जैसे जैसे आगे माध्यम में पढ़ेगा तो इसके संपर्क में जो कण आएंगे सीधे वो भी कंपन करने लगते हैं। तो इन्होंने बताया था तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, जिससे सभी दिशाओं में नई गोलीय तरंगे निकलती हैं और इसको इन्होंने द्वितीयक तरंगिकाएं नाम दिया था। इन तरंगों को उन्होंने द्वितीयक तरंगिकाएं कहा और बताया कि ये जो द्वितीयक तरंगिकाएं हैं ये मूल तरंगिकाओं के
वेग से आगे बढ़ती हैं। और इन्होंने बताया कि अगर किसी क्षण सभी तरंगिकाओं का आवरण, ठीक है, या उस पर एक स्पर्श करते हुए एक पृष्ठ खींच दिया जाए तो वो तरंगाग्र की नई स्थिति को व्यक्त करता है। जैसे एक समतल तरंगाग्र है, ठीक है, तो ए बी मान ले रहे हैं, ठीक है, मान लिया कि ए बी एक तरंगाग्र है। अब यहां पर क्या है, ए डैश बी डैश, इसको इन बिंदुओं को मिला दिया तो इस पर एक तरंगाग्र बन रही है ए डैश बी डैश, ठीक है, ये एक नया तरंगाग्र है, ठीक है। तो हाइगेंस के अनुसार इनका पीछे वाला भाग भी अग्रसरित होने वाला तरंगाग्र का भाग नहीं है, तो एक ये तरंगाग्र हो गई ए डबल डैश बी डबल डैश। इन सभी को बिंदुओं को मिला देंगे तो यही क्या हो जाएगा, द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाएगा तरंगाग्र, ठीक है। ए बी एक तरंगाग्र है और ए डैश बी डैश इसका नया तरंगाग्र है और इसी को इन्होंने द्वितीयक तरंगिकाएं नाम दिया। हम लोग हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत पढ़ रहे थे। तो इन्होंने 3 सिद्धांत दिए थे। पहला क्या कहता है कि किसी प्रकाश स्रोत से अगर प्रकाश निकल रहे हैं तो वो सभी संभव दिशाओं में संचरित होते हैं, ठीक है। तो अगर इन तरंग जो ये तरंग संचरण हो रहा है, इस तरंग संचरण के लंबवत, इस तरंग संचरण के लंबवत, ठीक है, तल पर जो सभी कण होंगे वो समान कला में होंगे और इनको हम तरंगाग्र कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। जैसे पानी में एक कंकड़ मार फेंको तो यहां से तरंग निकलते हुए चारों ओर फैलती हुई चली जाती है। तो इसे हम एक सोर्स की तरह मान सकते हैं। इसको मान ले रहे हैं, ये मुख्य अक्ष है, 3 लाइनें इस तरीके से जा रही हैं, ये सोर्स है। अब यहां से एक तरंग निकल रही है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। यहां से जो तरंग निकल रही है इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है और यहां से जो तरंग निकल रही है इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। तो इन बिंदुओं पर यहां पे जो कण होंगे वो समान कला में होंगे। अगर हम इनको यहां से मिला दें और इस बिंदु पर यहां पे कण जो होंगे वो समान कला में होंगे, इनको यहां से मिला दें और इस बिंदु पर भी सभी कण एक समान कला में होंगे। तो इन बिंदुओं को जब मिला दें तो एक तरंगाग्र बनती है, वेव फ्रंट बनती है, जहां पे सभी कण क्या होते हैं, कंपन के समान कला में होते हैं। ये हाइगेंस का प्रथम सिद्धांत है, ठीक है। अब हाइगेंस ने बताया कि तरंगाग्र पर स्थित प्रत्येक कण एक नए तरंग स्रोत का कार्य करता है, जिससे सभी संभव दिशाओं में तरंगे संचरित होती हैं, ठीक है, जिन्हें द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, जो कि प्राथमिक तरंगों की चाल से माध्यम में चलती हैं। जैसे एक सोर्स है, पानी में कंकड़ डालो तो ये सोर्स यहाँ पे जहां पे पड़ेगा तो जिस बिंदु पर कंकड़ पानी में गिरेगा तो वो सोर्स का कार्य करता है। वहां से तरंगे चारों दिशाओं में ऐसे फैलती चली जाती हैं। तो जो ये तरंग है, इसको यहां से जो स्रोत है इसको हम क्या कहते हैं, वेव फ्रंट, यानी प्राइमरी वेव फ्रंट कहते हैं। तो ये एक प्राइमरी वेव है, ठीक है। तो ऐसे जब यहां कंकड़ मारा तो यहां पर क्या हुआ, एक वेव क्रिएट हुई, तो ये इस तरीके से एक वेव बन रही है, ठीक है। इस वेव को हम प्राइमरी वेव कहते हैं। ये प्राइमरी
वेव है। ठीक है, अब इन बिंदुओं पर यहां से मान लो ये बिंदु है, ठीक है, अब यहां से कुछ तरंग स्रोत उत्पन्न होगी, इसको इन्होंने क्या बताया था, द्वितीय तरंग स्रोत बताया था, द्वितीय तरंगिकाएं। यहां से इनको हाइगेंस ने द्वितीय तरंगिकाएं बताया। ठीक है, तो ये क्या हो गई, प्राइमरी वेव हो गई। ठीक है, और इसको क्या मानेंगे, यहां से फिर एक तरंगे निकलती है, इनको क्या बताया था इन्होंने, सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, तो यहां से द्वितीय तरंगिकाएं निकलती है, इनको क्या बताया था, सेकेंडरी वेवलेट्स। ये जो है ये सेकेंडरी वेवलेट्स हैं। मान लिया किसी टाइम टी पर, टाइम टी पर जो प्राइमरी वेवलेट्स की पोजीशन थी वो ये थी, मान लिया। तो टी टाइम पे ये वेवलेट्स क्या थी, यहां पे थी। आफ्टर टाइम डेल्टा टी, अब क्या होगा, इनको हम यहां से मिला दें इन बिंदुओं से। ठीक है, तो इसको इन्होंने हाइगेंस ने द्वितीय तरंगिकाएं कहा था। ठीक है, तो टी टाइम पे ये तरंगिकाएं, प्राथमिक तरंगिकाएं कहां थी, यहां पे थी। आफ्टर टाइम डेल्टा टी वो कहां पहुंच गए, यहां पे। जैसे ये स्रोत है, जब पानी में कंकड़ डालो तो यहां से स्रोत उत्सर्जित हुई, से तरंग उत्सर्जित हुई, फिर ये धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाती है। तो ये क्या हो गई, प्राइमरी वेव फ्रंट हो गई, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट हो गई। तो अगर इनको, तो ये मान लिया टी टाइम पे यहां थी और डेल्टा टी टाइम यहां से हुई, तो ये यहां से यहां तक जाने में डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी समय लग गया। ये पूरा यहां तक पहुंचने में, स्रोत से तरंगिकाओं को यहां तक पहुंचने में टी प्लस डेल्टा टी समय लगा, और प्राइमरी से सेकेंडरी वेव तक जाने में डेल्टा टी टाइम लगा। ठीक है, तो इन बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक टेंजेंट खींचते हैं, टेंजेंट। तो एक टेंजेंट अगर हम ड्रा कर दें तो जो शेप बनता है उसी को हाइगेंस ने द्वितीयक तरंगिकाएं कहा था। यानी किसी क्षण द्वितीयक तरंगिकाओं को, ठीक है, इन ये जो द्वितीयक तरंगिकाएं, इन पर क्या खींच दिया, तरंगिकाएं, टेंजेंट खींच दिया। तो यही टेंजेंट जो है ये तरंगाग्र की नई स्थिति को बताते हैं। ठीक है, जो ये हमने टेंजेंट ड्रा किया, ये उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति को बताते हैं। तो इन्होंने बताया किसी क्षण द्वितीयक तरंगिकाओं का अनवरोध, यानी टेंजेंट उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति को व्यक्त करता है। और इन्होंने क्या बताया, अगर हम ये बिंदु हैं, अगर इनको हम पीछे की ओर इन बिंदुओं को भी मिलाएं तो ये भी एक तरीके से द्वितीय तरंगिकाएं होती हैं। लेकिन हाइगेंस ने क्या बताया कि जो तरंगिकाएं, ये तो इसको तो इन्होंने द्वितीय तरंगिकाएं कर दिया, लेकिन जो सोर्स से तरंग के जो प्रवाहित होने की दिशा है वो इस डायरेक्शन में है, तो जो सोर्स से इस डायरेक्शन में चलेंगी उनको उन्होंने द्वितीय तरंगिकाएं नाम दिया। लेकिन जो विपरीत दिशा में थी उसको उन्होंने कहा कि ये द्वितीय तरंगिकाएं नहीं है। तो हाइगेंस ने बताया था कि वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेशन करेगा, यानी वेव जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी दिशा में वेवलेट्स का असर होगा, उसके विपरीत दिशा में वेवलेट्स का दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी उसके विपरीत दिशा में नहीं होगा। ठीक है, तो जो वेवलेट्स का असर जो होगा वो उसी दिशा में होगा जिस दिशा में वेव प्रोपोगेट कर रही है, उसके विपरीत दिशा में उसका कोई असर नहीं होगा। तो ये हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत था। अब प्रकाश का प्रकाशीय पथ, यदि कोई प्रकाश किरण ऐसे माध्यम में d दूरी तय करे जिसका निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक n है, तो इनका गुणन यानी n इंटू डी जो इनका गुणन है वो प्रकाश किरण का प्रकाशीय पथ कहलाता है। हमको मालूम है, मान लिया कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो अपवर्तनांक है वो n है, और मान लिया प्रकाश जो है वो v चाल से चल रहा है, तो v इज इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन n। ठीक है, अब मान लिया d दूरी तय करने में लगा समय t है, d दूरी तय करने में लगा समय t है, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d अपॉन v। ठीक है, तो यहां से d, ठीक है, तो v इज इक्वल टू क्या है, c अपॉन n।
तो डी हो गया, ये हो गया सी अपान एन, तो ये हो गया एन डी अपान सी। ठीक है, अब इतने ही समय टी में निर्वात, प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई दूरी, तो दूरी बराबर 4 गुणे समय, यानी सी इंटू टी। निर्वात में प्रकाश की चाल सी होती है, ठीक है, और इतने ही समय में समय टी है, तो हम यहाँ पे टी की वैल्यू रख दो, तो क्या हो गया एन डी अपान सी, सी कट जाएगा तो कितना आ गया एन डी। ठीक है, तो इतने ही समय में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी डी डैश इज इक्वल टू एन डी। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर प्रकाश किरण जितने समय में n अपवर्तनांक वाले माध्यम में d दूरी तय करता है, तो इतने ही समय में निर्वात में nd दूरी तय करेगा।